बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, हमारे कंट्री पाकिस्तान में आजकल काफ़ी डेवलपमेंट्स, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उस हवाले से मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं फटाफ के हवाले से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। ये फटाफ जो है, ये बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एक फोरम है जो कि 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज़ की तरफ से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो बैनुल-अक़वामी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना था। 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेररिज्म के हवाले से जो फंडिंग होती है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। गोया इनका इस जो फोरम है, इसका मेन मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के हवाले से जो फंडिंग होती है उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। अब पाकिस्तान जो है, इसको पिछले पीपल पार्टी के दौर में इस फोरम ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया और ये सिलसिला पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत में भी जारी रहा। 2018 में फटाफ ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स पे अमल करने के लिए टास्क दिया था कि आप ये इक़दामात, ये 27 इक़दामात जो हैं वो उठाएं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। आप इनको फुलफिल करें तो आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इसकी फटाफ के हवाले से तकरीबन 4-5 मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं और हमारे जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं अमाद अज़हर साहब, वो इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए जाते हैं। जो साबका एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग तक पाकिस्तान ने तकरीबन 24-25 पॉइंट्स पे अमल दरामद कर लिया था और पाकिस्तान अनकरीब इस ग्रे लिस्ट से निकल जाना चाहिए था। खुद भी फटाफ ने पाकिस्तान की तारीफ की कि उन्होंने, यानी पाकिस्तान ने 24 पॉइंट्स पे अमल दरामद कर दिया है आउट ऑफ 27 पॉइंट्स। अब जबकि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकालने का टाइम आ चुका था, तो पाकिस्तान के हवाले फर्दर 7 पॉइंट्स जो हैं वो थमा दिए गए कि आप इन पे भी अमल करें। दूसरे लफ्ज़ों में कि जो पहले से माइलस्टोन पाकिस्तान के लिए सेट किया गया था, उस माइलस्टोन को उठा के 7 माइल्स और दूर रख दिया गया कि अब आपको फर्दर 7 माइल्स जो है वो जाना होगा। गोया उस माइलस्टोन को, उस निशान को हासिल करने के लिए हमें फर्दर 7 पॉइंट्स जो हैं वो तय करना होंगे। अब ये जो मीटिंग 21 अक्टूबर को हुई है, इसमें भी अब बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो मज़ीद 7 पॉइंट्स थे उन पे भी 4 पर अच्छे तरीके से अमल कर लिया है, लेकिन फिर भी ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं गया। अब बताया गया है कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो फरवरी 2022 में होगी
और उसमें पाकिस्तान की सूरत हाल को रिव्यू किया जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट से निकालना है। यहाँ ज़िमनी तौर पे मैं कुछ अर्ज़ करता चला जाऊँ कि ये हमारी पार्लियामेंट में जो हमारे सियासतदान, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो है, वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ स्टिल मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इल्ज़ामात जो है वो लगाती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन वहाँ जाके फटैफ में जाके ये फरमाते हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो टोटली कंट्रोल कर ली। तो गोया एक तरफ यानी पार्लियामेंट में ये अपनी ही खामियों को लीक करते रहते हैं और उधर जाके सफाई देते रहते हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। हत्ता कि ये कुछ 3-4 माह पहले 4 बिल भी पार्लियामेंट में हर्डली मंजूर किए गए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। और इन बिल्स को मंजूरी का मकसद यही था कि हम फटैफ को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन ये 4 बिल बलडोज करने के बावजूद भी फटैफ का फॉरम जो है वो पाकिस्तान से सेटिस्फाई ना हो सका। अब देखते हैं कि फरवरी 2022 में वो पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं। वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालते हैं या नहीं निकालते। दूसरी जो डेवलपमेंट ये चंद दिनों से शुरू हुई है वो है कि एजिटेशन। एक तो अपोजिशन ने एजिटेशन किया है महंगाई के हवाले से, और दूसरा एजिटेशन जो है लॉन्ग मार्च जो है वो तहरीक लब्बैक ने शुरू कर रखा है। जहाँ तक इन्फ्लेशन का तल्लक है, महंगाई का तल्लक है, तो वो आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट के अपने जो फिगर हैं वो बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 14.48 पे चल रहा है। ये इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। नतीजतन अवाम को सड़कों पे आना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन करने के लिए। जहाँ तक तहरीक लब्बैक का तल्लक है तो आपको याद होगा कि 6 माह पहले भी उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो किया था, और उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था कि हम जो फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से हम आपका जो डिमांड है, आपकी जो डिमांड है उसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। उसको पार्लियामेंट में लेके भी गए, लेकिन कोई उस पर डिस्कशन ना हो सकी और उस इजलास को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एग्रीमेंट में एक और पॉइंट था कि जो कारकुन हैं और कायदीन जो हैं उनको रहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो मौलाना असद साहब हैं, साद साहब हैं, वो अब भी 6 माह से जेल में बंद हैं। तो गोया गवर्नमेंट जो है वो वादा वाईद या एग्रीमेंट को कुछ भी नहीं समझती, वो एजिटेशन की ज़ुबान को ही समझती है। अब कल से जो सूरत हाल है, बल्कि 3-4 दिन से जो रावलपिंडी की सूरत हाल है उसको लॉक किया हुआ है कंटेनर खड़े करके, जबकि लाहौर भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पे सील है। कल जुमे के बाद जब इन्होंने एजिटेशन शुरू किया, लॉन्ग मार्च शुरू किया, तो कई दफ़ा सेवरल टाइम जो है वो पुलिस उन पे हमला आवर हुई, और ख़बरें ये आ रही हैं कि 2 पुलिस वाले और 2 तहरीक लब्बैक के कारकुन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब ये खून जो है वो किन के सर पे है? वो हुकूमत पे है या तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे है? इसकी किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है। अब जो आखिरी न्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो तकरीबन गुजरांवाले जो है वो पहुंच चुका है। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, जिन्होंने
लॉन्ग मार्च को डील करना होता है या जिसको कंट्रोल करना होता है, वो मैच देखने के लिए दुबई चले गए, यूएई चले गए, कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का जो मार्का है उसको देखना है जाके। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने लॉन्ग मार्च के से सामना करने से अवॉइड करने की कोशिश की, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, ताकि मैं जब मैच देखने के बाद वापस पाकिस्तान आऊँगा तो ये कह सकूँगा कि मैं तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। अगर कोई फौतगी हुई है या अगर कोई कारकुन शहीद हुआ है या वो पुलिस वाला कोई फौत हो गया है, शहीद हो गया है, तो मैं तो उसका ज़िम्मेदार ही नहीं हूँ। अब हुआ ये कि आज इमरान खान साहब ने उनको वापस बुला लिया है और उन्होंने उनको कहा है कि आप आके इस लॉन्ग मार्च से डील करें, आपकी जगह मैं सऊदी अरब जाता हूँ। गोया इमरान खान साहब जो हैं वो अब सऊदी अरब जा रहे हैं 2 दिन के लिए और शेख रशीद साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं। गोया इमरान खान साहब जो हैं वो अब अपनी ज़िम्मेदारी से मुबरा होंगे, ज़िम्मेदारी से दूर होंगे, जबकि तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो शेख रशीद पे डाल दी जाएगी। अब देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, क्या इसको एमिकेबली डील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो ये धरना जो है तहरीक लब्बैक का, ये नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था, जिसमें यही लीडर शेख रशीद या पीटीआई वाले जो है हवा भरते रहे, उनको ये बताते रहे कि हुर्मत रसूल पे हम मर मिटेंगे, हम आपका साथ देते रहेंगे। और आखिर पे जब वो धरना ख़त्म हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट ने 1,000 रुपया उन कारकुनों को थमाया ताकि वो घर वापस जा सकें, उनको किराए के तौर पे दिया गया। तो उस वक़्त तो उनको ठोंक बजा के उनका साथ दिया गया, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल जो है वो हुकूमत के गले पड़ रही है। जहाँ तक मीडिया का तल्लक है, वो मुकम्मल तौर पे मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है कि उनकी खबरें जो हैं वो नशर ना की जाएं। सोशल मीडिया पे फिर भी मतवातर जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से खबरें आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो मतवातर नशर कर रहे हैं कि कौन सी जगह पे पहुंचा है, आज़ादी चौक पे है या रावी के पुल पे है। अभी मैं देख रहा था, बता रहे थे कुछ नुमाइंदे कि रावी पुल पे जब वो पहुंचे आज सुबह तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मार्च पे शेलिंग की गई। तो नाजरीन, ये एक्चुअली मकाफात अमल है जो गवर्नमेंट के गले पड़ रहा है। यानी यही मौजूदा लीडर जो थे नवाज शरीफ के दौर में उनका साथ दे रहे थे, अब यही जो लॉन्ग मार्च है तहरीक लब्बैक का वो हुकूमत के गले पड़ रहा है। तो नाजरीन, जब इस्लामाबाद पहुंचेगा ये लॉन्ग मार्च तो फिर हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या रहता है। आप जागता पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा और आने वाले वक्त में आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।